नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का फाइनेंशियलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। बैंक के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे। मेनली तीन चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ जो है वो ग्रोथ देखेंगे कि बैंक में अभी जो है ग्रोथ कैसा रहा है पिछले कुछ टाइम में। उसके बाद मैनेजमेंट की एनालिसिस करेंगे कि मैनेजमेंट का क्वालिटी कैसा है। और थर्ड चीज़ यहाँ पे वैल्यूएशन देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंपनी को वैल्यू करने का। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रोथ क्यों देखेंगे कि कंपनी एक स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब हम जो है अपना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऑलरेडी एक रिस्की चीज़ है, और स्टॉक मार्केट में भी आप अगर किसी एक छोटी कंपनी को जो है खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप अपना रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो आपको अपना रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा चाहिए, राइट। तभी आप जो है ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करोगे। और रिवार्ड क्या होता है कि कंपनी की जो ग्रोथ होती है वही आपके लिए रिवॉर्ड है, क्योंकि कंपनी जितनी तेज़ी से ग्रोथ करेगी उसका स्टॉक प्राइस भी उतनी तेज़ी से ग्रो करता है। तो अगर मैं किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहली जो चीज़ मैं देखूंगा कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है कि नहीं। अगर कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है तभी जो है आगे चल के मैं मैनेजमेंट के बारे में जो है रिस्क एनालिसिस करूंगा, और जो है चल के वैल्यूएशन के बारे में एनालिसिस करूंगा। लेकिन अगर कंपनी ग्रो ही अच्छे से नहीं कर रही है तो फर्दर मैं स्टडी नहीं करूंगा उस कंपनी को, क्योंकि वहाँ पे उस कंपनी में बहुत ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहेगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली शुरुआत करते हैं इनके इनकम स्टेटमेंट से पिछले 4 साल की। तो यहाँ पे अगर मैं इनके टोटल रिवेन्यू की बात करूँ तो 2017 में ये जो है 226 करोड़ था। 2028 में बढ़ के हो गया 1579 करोड़। 2019 में बढ़ के हो गया 2037 करोड़। और 2020 में बढ़ के हो गया 3025 करोड़। तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखिए 2017 से लेकर 2020 तक, तो लगभग इनका जो रेवेन्यू है बढ़ के 10 टाइम से भी ज़्यादा हो गया है। तो पिछले 4 साल में रेवेन्यू इनका 10 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद अगर इनकी EBITDA देखने की कोशिश करें तो 2017 में लगभग 6 करोड़ था। उसका 2028 में बढ़ के हो गया ये 50 करोड़। 2029 में बढ़ के हो गया 259 करोड़। और 2020 में बढ़ के हो गया 422 करोड़। तो यहाँ पर भी अगर आप ग्रोथ देखिए 6 करोड़ से बढ़ के जो है 4 साल में 422 करोड़ हो गया। अगर इसको भी देखिए तो आपका जो है EBITDA आपका बढ़ के हो गया है 70 टाइम्स। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। उसके बाद मान लीजिए टैक्सेज वगैरह सब कुछ काटने के बाद जो इनका नेट इनकम होता है उसकी ग्रोथ देखें तो 0.03 करोड़ था यहाँ पे 2017 में। 18 में ये बढ़ के हो गया लगभग 7 करोड़ के आसपास। 2019 में बढ़ के हो गया 200 करोड़ के आसपास। और 350 करोड़ हो गया था बढ़ के 2020 में। यहाँ पे भी अगर आप ग्रोथ देखिए तो कितना बढ़िया रहा है। लगभग 1 करोड़ से भी कम था और ये बढ़ के हो गया है 350 करोड़। तो यहाँ पे तो और भी अच्छी जम दिखाई दे रही है लगभग 350 टाइम्स की। तो यहाँ पे एक चीज़ आप बोल सकते हो यहाँ पे कि कंपनी में जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फिनोमिनल ग्रोथ रही है पिछले अगर 3-4 साल की बात करें तो ग्रोथ वाइज तो कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए पहला क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हो जाता है, कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब इसके बारे में जो है चल के फर्दर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि इसका जो है मैनेजमेंट कैसा है और इसका यहाँ पे वैल्यूएशन कैसा है। लेकिन मैनेजमेंट एनालिसिस करने से पहले अगर यही जो हमने इसका इनकम स्टेटमेंट देखा इसको थोड़ा सा हम कंपाउंडेड फॉर्म में देखें कि कंपाउंडेड कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो अगर सेल्स की बात करें कंपाउंडेड सेल्स तो पिछले 3 ईयर का आप देख पा रहे होगे 132% के हिसाब से ये हर जो है सालाना यहाँ पे जो इनका सेल ग्रोथ हो रहा है। पिछले 12 मंथ की बात करें तो 1700 के आसपास इनका जो है सेल्स ग्रोथ हो रहा है कंपाउंडेड। पिछले 5 या 10 साल का आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी उतनी ज़्यादा पुरानी है नहीं। उसके बाद अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 3 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 1813%। गजब का यहाँ पे ग्रोथ है। हालांकि पिछले 12 मंथ में जो है निगेटिव ग्रोथ रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है 2021 जो है कोविड वाला पीरियड था, काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन वगैरह लगे थे। तो ये बहुत ज़्यादा एनपीए की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके यहाँ से यहाँ पे इनको जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, और उससे जो है इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट आया था। तो इस साल को एक जो है हम एक्सेप्शन ईयर मान सकते हैं। लेकिन हो सकता है देखिए हर साल 2020 के तरीके ही कोई ईयर वाला ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हो सकता है कंपनी जो है दोबारा इनका जो बिजनेस अपने ट्रैक पे आ सकता है। तो इस साल को जो है जरूर थोड़ा सा हम एक एक्सेप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए ग्रोथ जो हमारा पहला पैरामीटर था उस पर तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा खरी उतरी है, कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। अब चल के जो है थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं वो है नितिन चक जी। इनको लगभग 1 डिकेड से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में काम करने का। और इससे पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जब इन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था उससे पहले ये काम करते थे एचडीएफसी बैंक में। तो वहाँ पे एक सीनियर पोस्ट पे जो है एक सीनियर पोस्ट पे काम करते थे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे इनका जो है एचडीएफसी बैंक में भी रहा है। उसके पहले ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में काम करते थे। और बहुत अगर इनके करियर की स्टार्टिंग की बात करें तो ये कुछ आईटी कंपनी में काम करते थे जैसे कि एचसीएल और एचपी। लेकिन यहाँ पे नितिन जी ही नहीं, इसके अलावा जो 2-3 और जो काफ़ी सीनियर मैनेजमेंट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो भी पहले एचडीएफसी बैंक में ही काम करते थे। तो एचडीएफसी बैंक से काफ़ी 3-4 जो सीनियर एम्प्लॉइज़ है वो उनको जो है
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लाया गया था। तो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर इस HDFC बैंक की बात करें तो हमें पता है कितना जो है यहाँ पे फिनोमिनल ग्रोथ रहा है HDFC बैंक का पिछले कुछ टाइम में। तो मैनेजमेंट की क्वालिटी वाइज और इंटीग्रिटी वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से ये लोग आते हैं पहले अपने HDFC बैंक से। तो यहाँ पर भी जो है मेरे को फुल मार्क्स देना चाहूँगा इस बैंक को। अब चलिए मैनेजमेंट की भी एनालिसिस होगी। अब थर्ड चीज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि बॉक्स में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मार्केट कैप है 5781 करोड़, यानी कंपनी एक स्मॉल कैप है। पी रेशियो को आप लोग इग्नोर करिएगा, बैंक को जो है वैल्यू करने का पी रेशियो एक सही मेट्रिक नहीं होता है। हालांकि आप जो है इसको आप मतलब सही जो मैट्रिक्स होता है इसको वैल्यू करने का वो होता है पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। अगर यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करता हूँ पहले जो इसके हाल फिलहाल जो आसपास वाली कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, देखिए ये 4000 करोड़ के आसपास या 3000 करोड़ के आसपास। तो अगर करोड़ विश्या बैंक का देखिए तो ये आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार इसका प्राइस टू बुक तो बहुत कम है 0.73 उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो ये थोड़ा सा सस्ता लग रहा है। लेकिन करोड़ विश्या बैंक में अपने अलग ही प्रॉब्लम है, इनके NPS वगैरह की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। तो इस बैंक से तो बिल्कुल भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ना तो इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। और अगर इसको मैं आपको दो और बैंक से कंपेयर करके बताऊं तो शायद आपको लगेगा, देखिए फेडरल बैंक और RBL बैंक दोनों का प्राइस टू बुक 1.20 है। तो यहाँ से आपको देखने के बाद लगेगा कि शायद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस तो महंगा लग रहा है मेरे को फेडरल बैंक से और RBL बैंक से कंपेयर करने के बाद। लेकिन यहाँ पर भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहली अगर RBL बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी NPS की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ टाइम में, शेयर प्राइस में भी इसी हिसाब से बहुत ज़्यादा गिरावट थी, और उसके साथ साथ ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं रही है जितनी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। लेकिन अगर फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे NPS इतना ज़्यादा नहीं है RBL बैंक के तरीके, लेकिन यहाँ पे अगेन ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो फेडरल बैंक इतनी तेज़ी से नहीं ग्रो कर रहा है। तो एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे आपको देखना है कि जो ग्रोथ यहाँ पे दिखा रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो ग्रोथ आपको ना ही फेडरल बैंक में मिलेगा, ना ही RBL बैंक में मिलेगा, और ना ही CSB बैंक और करोड़ विश्या बैंक में मिलेगा। तो ग्रोथ वाइज कंपनी जो आउट परफॉर्म कर रही है इन सारे अपने पीएस को, और इसी वजह से ये जो प्राइस टू बुक है 2 से कम है भी 1.95 का, मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड प्राइस टू बुक है। तो कंपनी मेरे हिसाब से अभी भी फेयरली वैल्यूड है, अगर बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है तो। हालांकि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बैंकिंग एक रिस्की बिजनेस होता है। तो टू का प्राइस टू बुक मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक प्राइस टू बुक है जो है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप बाइंग करना चाहते हो, अगर इंटरेस्टेड हो, तो मेरे हिसाब से अभी आप करंट मार्केट प्राइस पे भी जाकर बाइंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कंपनी अभी थोड़ी सी फेयरली वैल्यूड है, इतनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। करंट मार्केट प्राइस लगभग 35 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास है आज की इसकी क्लोजिंग। और अभी देखिए इसका अभी हाल फिलहाल पिछले 1 ईयर पहले ही IPO आया था, तो इसका IPO का प्राइस था 37 रुपीज़। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। अगर टेक्निकल वाइज बात करें तो मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस भी एक अच्छा प्राइस है बाई करने का, या अगर आप चाहें तो 37 रुपीज़ जो कि इसका IPO प्राइस था आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इस प्राइस पे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है, आपको स्टैगर्ड मैनर में थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो है इसको बाइंग करते रहनी है, क्योंकि ग्रोथ कंपनी बहुत ही ज़्यादा है। और एक बार ये जो कोविड वाला पीरियड खत्म होगा तो मेरे हिसाब से कंपनी और अच्छा करेगी, और यहाँ पे शेयर प्राइस में आपको एप्रिसिएशन भी और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि जो है वीडियो का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, और एनालिसिस अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जो इसको शेयर कर सकते हो आप। और अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।